हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बतलाने जरूर आप लोगों को समीकरण हल करने का तरीका कि किस प्रकार से समीकरण को हल किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं लिखे गए इतने सारे प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्न को मैं इस वाले वीडियो में हल करके बतलाऊंगा कि किस प्रकार से समीकरण को हल किया जाता है। पिछले वाले वीडियो में इसे थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन लेकर के मैंने समीकरण हल करने का तरीका बताया था, लेकिन इस वाले में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया गया है और इस लेवल के आधार पे ही आज की वीडियो में मैं समीकरण हल करने का तरीका बतला रहा हूं कि किस प्रकार समीकरण को हल किया जाता है। समीकरण हल करने की विधि को ही x का मान ज्ञात करना भी कहा जाता है। इसी प्रश्न को कहा जाता है कि x का मान ज्ञात करें। तो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल किया जाता है और किन बातों पर ज्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है, कौन सी बात महत्वपूर्ण होती है, उन्हीं चीज के बारे में मैं इस वाले वीडियो में बतलाने वाला हूं। चलिए हम लोग समझते हैं कि महत्वपूर्ण चीज क्या होता है समीकरण हल करने के लिए। क्यों नहीं बच्चे समीकरण को हल कर पाते हैं, आखिर उनको समस्याएं क्या हो जाती है कि वो लोग समीकरण को हल नहीं कर पाते हैं सही ढंग से। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, किन बातों को ध्यान देना है और किन बातों को ध्यान देने पर समीकरण को आसानी से हल किया जा सकता है। तो चलिए मैं उन्हीं चीज के बारे में सबसे पहले मैं बतला रहा हूं, उसके बाद में मैं आपको प्रश्न बतलाऊंगा भी नहीं, फिर भी आप उसको आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे दिया जैसे गया है कि समीकरण को हल करना सीखे, लिखा गया है समीकरण को हल करना सीखे। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि x का मान ज्ञात करे और y का भी मान ज्ञात करने के लिए रहता है। जैसे कि यहाँ पे x का मान ज्ञात करने के लिए है, कहीं y का मान ज्ञात करने के लिए रह जाएगा, कहीं पे z का मान ज्ञात करने के लिए रहेगा, कहीं पर b का मान ज्ञात करने के लिए रहेगा, कहीं पे c का मान ज्ञात करने के लिए रहेगा, तो कहीं पे x और y दोनों का मान ज्ञात करने के लिए रहेगा। तो इन सारे चीज समीकरण हल करने में ही आता है कि समीकरण हल करते समय x और y का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहली चीज इन चीजों में ध्यान देने वाली बात है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो होता है सजातीय और विजातीय पहचानना। उसके बाद में होता है चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है। उसके बाद में होता है कि कौन से चिन्ह को कहां पे हम यूज करते हैं। अगर इन सारे चीज के बारे में आप जान जाते हैं तो समीकरण को आसानी से हल कर लेंगे। मैं बतलाऊंगा भी नहीं, प्रश्न को हल भी नहीं करूंगा, फिर भी आप उसको आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले सजातीय क्या होता है और विजातीय क्या होता है, और उसके बाद मैं बतलाऊंगा कि चिन्ह क्या होते हैं, चिन्ह का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो मैं बात करूं सबसे पहले सजातीय की, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए सजातीय क्या होता है। सजातीय का मतलब और विजातीय का मतलब समझ जाएंगे। सजातीय पद होता है, उसके बाद में होता है विजातीय पद। सजातीय पद और क्या होता है विजातीय पद। तो सबसे पहले हम समझते हैं सजातीय क्या होता है। यदि आप सजातीय समझ जाएंगे तो विजातीय आसानी से समझ जाएंगे। तो सजातीय का मतलब क्या होगा, जैसे सजातीय के वर्ड से ही हमें पता चलता है सजातीय यानी कि एक जाति के, एक जैसा। तो एक जैसा देखने वाले टर्म्स कौन कौन से होते हैं उनको हम समझते हैं, और किस प्रकार का टर्म्स जब एक जैसा होते हैं तो किनको हम सजातीय कहेंगे, उन चीज के बारे में मैं बतला रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं 2x और यहाँ पे लिख दूं 3x लिख दूं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब मैं इसमें पूछूंगा कि क्या ये दोनों सजातीय हैं, तो आपका जवाब क्या आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को समझना ही सजातीय हम कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया क्या गया 2x और यहाँ पे दिया गया 3x दिया गया है, इन्हीं दोनों को पता करना कि सजातीय है कि विजातीय है। तो सजातीय और विजातीय जानना है तो जानिए कैसे जानेंगे सजातीय और विजातीय के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि लिखा क्या गया है, तो लिखा गया 2 गुने x लिखा गया है और यहाँ पे क्या लिखा गया 3 गुने x लिखा गया है। ये चीज लिखेंगे हैं, यानी कि 2 गुने x और यहाँ पे लिखा गया 3 गुने x लिखा गया है। तो सजातीय और विजातीय जब जोड़ या घटाव बनाएंगे बहुपद के, तो उसमें क्या होता है कि जिस समय भी जोड़ या घटाव बहुपद के बनाएंगे तो उसमें सजातीय और विजातीय को देखना पड़ता है, उसमें भी सजातीय और विजातीय को देखना पड़ता है। और सजातीय और विजातीय पहचानने के लिए इसमें जो भी अंक दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 दिया गया है और यहाँ पे 3 दिया गया है, तो इस वाले अंक को लेकर के आपको पहचानने में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अंक एक जैसा नहीं भी रहेगा तो भी सजातीय पद हो जाते हैं, अगर एक जैसा अंक रहेगा तो भी पद विजातीय हो जाते हैं। तो यहाँ पे अंक जैसे कि देख रहे हैं 2 दिया गया है और यहाँ पे 3 दिया गया है। अब बताइए दोनों अंक एक जैसा नहीं है, तो एक जैसा नहीं तो आप डायरेक्टली बोल देंगे कि अंक एक जैसा नहीं यानी कि सजातीय नहीं विजातीय, ऐसा नहीं है। इसको अंक से लेकर के हमें नहीं चलना है, हमें क्या करना है, इसमें जो चीज दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे x दिया गया है और यहाँ भी x दिया गया है,
तो यहाँ पे जो चर पद और अचर पद दिया गया रहता है तो हम क्या करते हैं, चर पद के माध्यम से सजातीय पहचानते हैं कि चर पद क्या है। तो चर पद क्या होता है उसके बारे में मैं बतला देता हूं। सबसे पहले चर पद क्या होते हैं और अचर पद क्या होते हैं। चर पद की हम बात करें तो चर पद में जैसे मान लीजिए कि आपको दिया गया रहता है ABCD के जितने भी अक्षर रहते हैं या जो भी थीटा बीटा साई फाई ये सब मान होते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं, तो ये सभी कहलाते हैं चर पद। चर पद क्यों कहा जाता है, तो चर पद का डिफिनेशन होता है कि जिसका मान बदला जा सके चर पद कहलाता है। जिसका मान बदला जा सके उसको हम क्या कहते हैं, चर पद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा गया रहेगा 2x बराबर यहाँ पे 3 दिया गया है। अगर मैं यहाँ पे x के जगह पे y भी कर दूं तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा हल करने पर। इसलिए क्या कहा जाता है कि चर पद का मान बदला जाता है, अचर पद का मान बदला नहीं जाता है। तो यहाँ पे चर पद क्या हो गया, y हो गया, और यहाँ पे अचर पद क्या हो गया, गिनती वाली संख्या हो गया। गिनती वाली संख्या को हम अचर पद बोलेंगे और जो ABCD के अल्फाबेट होते हैं उसको हम चर पद कहेंगे। चर पद का मान कभी भी बदल सकते हैं, जब मर्जी जब जो इच्छा लिख सकते हैं, लेकिन अचर पद का मान आप नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि अचर पद का मान जब बदलेंगे तो वहां पे आपको हल करते समय बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी, आपका आंसर सही नहीं आएगा, इस प्रकार से समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने बतलाया भी क्या कि यहाँ पहले x लिखा हुआ था, अगर यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो यही चीज तो हम समझने वाले प्रश्न में, लेकिन मैं थोड़ा सा बतला देता हूँ कि यहाँ पे करना क्या है। जैसे कि यहाँ पे x निकालेंगे तो x निकालने के लिए 2 को इधर हम करेंगे, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अगर यही चीज को मैं y भी कर दूं तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे z भी कर दूं तो क्या हो जाएगा, z बराबर भी 3/2 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे जो भी चर पद हम रख रहे हैं तो चर पद का मान रखने पे क्या हो रहा है, इसके कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। चर पद का मान जब बदल रहे हैं तो इसके मान पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन यदि हम इसमें अचर पद को बदल दें, जैसे यहाँ पे अचर पद यहाँ पे 2 दिया गया है, 2 की जगह पे मैं यहाँ पे 3 कर दूं तो क्या हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 4 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। इस प्रकार से इसके मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो चर पद क्या होता है, चर पद को हम किसे कहते हैं, तो चर पद का मतलब होता है कि चर पद का मतलब होता है कि ABCD के जितने भी अक्षर होते हैं या जो भी सिंबल होते हैं, थीटा हो गया, बीटा हो गया, साई हो गया, फाई हो गया, ये सारे चीज क्या कहलाते हैं, सभी चीज को हम क्या कहेंगे, तो चर पद कहेंगे, क्योंकि इसका मान हम बदल सकते हैं। ठीक है, जिसका मान बदला जाता है वो चर पद कहलाता है, और जिसका मान नहीं बदला जाता है उसको अचर पद कहते हैं। अर्थात गिनती वाले जितने भी संख्या होते हैं सभी संख्या को हम अचर पद कहेंगे। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि चर पद क्या है और अचर पद क्या है। चर पद में हम लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, यानी कि अल्फाबेट जो भी ABCD के होते हैं सभी को हम क्या कहेंगे, चर पद कहेंगे। और अचर पद क्या होता है, तो अचर पद में गिनती की संख्या जैसे 1 हो सकता है, 2 3 4 डॉट 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 बहुत सारे, माने अनंत तक आप जो भी गिनती की संख्या होती है सभी को क्या कहेंगे, तो अचर पद कहेंगे। तो चर पद और अचर पद समझ में आ गया होगा आपको कि चर पद क्या होते हैं, अचर पद क्या होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बात करूं इसके अचर पद को आपको लेकर के चलना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज दिए गए हैं, एक तो चर पद दिया गया है और एक अचर पद दिया गया है। जैसे चर पद क्या है, इसमें x है, और अचर पद क्या है, 2 है। यहाँ भी चर पद क्या है, x है, और अचर पद क्या है, 3 है। तो आपको आपको यहाँ पे करना क्या है, अचर पद को लेकर के नहीं चलना है। अचर पद को यदि आप लेकर के चलेंगे तो सजातीय और विजातीय पहचानने में बहुत सारी समस्याएं हो जाएगी, आप शायद ही सजातीय और विजातीय पहचान पाएंगे। इसलिए आपको सजातीय और विजातीय पहचानने के लिए इसमें जो भी यहाँ अचर पद दिया गया है, यानी गिनती वाली संख्या, जैसे गिनती वाली संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इसको मान लीजिए कि फिलहाल के लिए है ही नहीं, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट जो है केवल चर पद है। जैसे कि यहाँ पे चर पद कितना x है और यहाँ पे चर पद कितना x है। जब चर पद x दोनों जगह है तो हम क्या करेंगे, इतना समझेंगे कि दोनों जगह x है, यानी कि दोनों एक जैसा है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा y तो दोनों क्या है, एक जैसा है। अगर लिखा हुआ रहेगा z तो दोनों क्या है, एक जैसा है, क्योंकि दोनों z ही है तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, एक ही जैसा है। अब यहाँ पे इतना हम जान गए कि दोनों एक ही जैसा है, लेकिन इतना से हमें सजातीय पहचान में नहीं आता है। अब क्या करना है, इतना से सजातीय पहचान में नहीं आता तो हम क्या करेंगे, इसके घात को देखेंगे, यानी कि इसके पावर को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए
कीजिएगा, जो x लिखा गया है यहाँ पे इसका पावर कुछ नहीं तो इसका पावर 1 होगा। यहाँ भी जो x लिखा गया है इसका पावर कुछ नहीं तो इसका पावर क्या होगा 1 होगा। तो दोनों जगह पावर क्या है 1 1 है, अर्थात हम दोनों को क्या कहेंगे तो सजातीय कह सकते हैं। अब इसको हम सजातीय पूर्णतः मानेंगे। कैसे मानेंगे? क्योंकि यहाँ पे देखिए x है और यहाँ भी x है, दोनों एक जैसा है। इसके घात की हम बात करें तो यहाँ पे भी घात 1 है और यहाँ पे भी घात क्या है 1 है, तो दोनों क्या कहलाएंगे सजातीय कहलाएंगे। लेकिन अगर यही मान ली जाए कि एग्जाम्पल ये, और मैं बहुत सारा समझा रहा हूँ, सारा चीज मैं इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा रहेगा 2x² और लिखा हुआ रहेगा 3x³, इस प्रकार से लिखा गया। अब बताइए दोनों सजातीय है कि नहीं है? तो कैसे सजातीय और विजातीय पहचानेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसमें चर पद क्या दिए गए हैं। तो चर पद यहाँ पे x है और यहाँ भी चर पद क्या है x है। इसमें गिनती की संख्या जो भी लिखेगी, अचर पद जो भी लिखा गया है उससे मतलब नहीं है हमें। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? तो चर पद से मतलब है, यानी कि चर पद यहाँ x है और यहाँ पे चर पद कितना x है। तो यहाँ पे चर पद x हो गया और यहाँ पे चर पद क्या हो गया x ही हो गया। लेकिन ये दोनों तो एक जैसा हो गया, चर पद एक जैसा हो गया, लेकिन क्या इसको हम कह सकते हैं कि सजातीय है? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें और क्या देखना पड़ेगा, तो हमें घात को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे घात कितना 2 है और यहाँ पे घात कितना है 3 है। दोनों जगह घात असमान है। जब दोनों जगह घात असमान हो वैसी अवस्था में इसको हम सजातीय नहीं कहेंगे, वैसी अवस्था में इसको हम क्या कहेंगे? विजातीय कहेंगे। क्योंकि यहाँ पे तो दोनों का आधार सेम हो रहा है, लेकिन आधार सेम होने के बाद घात दोनों का एक जैसा नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा? विजातीय कहलाएगा। और एग्जाम्पल के लिए मैं बतला रहा हूं, समझिएगा आप ध्यान से। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 30x³ और यहाँ पे लिखा हुआ है 5y²। अब इसको बताइए कि सजातीय है कि नहीं है? तो यहाँ पे देखिए जो गिनती की संख्या दी गई है इसको भूल जाना है कि यहाँ पे जो अंक दिया गया वो है, तो इसको हटा ही दीजिए। मैं डायरेक्टली ऐसे ही बतला रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे x³ हो गया और यहाँ पे y² हो गया। यहाँ पे पावर इसका देखिए कि कितना है 3 है और यहाँ पे पावर 2 है। अगर यहाँ पे हम इसकी चर पद की बात करें, इसका आधार की बात करें, तो आधार यहाँ पे x है और यहाँ पे आधार क्या है? y है। तो दोनों जगह आधार क्या हो गया? असमान हो गया, एक जैसा आधार नहीं है, अर्थात इसको हम क्या कहेंगे? विजातीय कहेंगे। जब आधार सेम नहीं हो तो दोनों क्या कहलाएंगे? विजातीय कहलाएंगे। और मैं एग्जांपल लेकर के बतला रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा गया रहेगा x⁻5 और x⁻4 यहाँ पे 4 दिया गया है। अब बताइए दोनों सजातीय होंगे कि नहीं होंगे? तो क्या करना है? सबसे पहले इसके आधार को देखना है। तो आधार दोनों यहाँ पे एक जैसा है, क्योंकि दोनों जगह क्या है? x x है, यानी कि आधार दोनों का एक ही है, एक ही जैसा है। अब हमें करना क्या है? तो आधार से तो हमें पता चलेगा कि दोनों एक ही जैसा है, लेकिन क्या इसके घात एक जैसा है, इसके पावर एक जैसा है? तो वो चीज देखने के लिए यहाँ पे देखिए पावर क्या है? इसका 3 है और यहाँ पे पावर क्या है? 4 है। दोनों जगह पावर क्या हो गए? असमान हो गए। आधार सेम है लेकिन घात इसका क्या है? असमान है। इसलिए ऐसी अवस्था में इसको हम क्या बोलेंगे? तो विजातीय बोलेंगे, सजातीय नहीं होगा। तो इस प्रकार से सजातीय और विजातीय पहचाना जाता है। सजातीय का मतलब कि सारा चीज एक ही जैसा होना चाहिए और विजातीय का मतलब कि सब कुछ एक जैसा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा गया है 3x³ और यहाँ पे लिखा गया है 4x³। ये बताइए सजातीय होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे जो 3 दिया गया है अचर पद है, 4 दिया गया अचर पद है, इसको हटा देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए x³ दिया गया है और यहाँ पे भी x³ दिया गया है। दोनों का आधार x x है और यहाँ पे पावर दोनों का क्या है? 3 3 है, यानी कि ये क्या कहलाएगा? सजातीय कहलाएगा। तो इस प्रकार से सजातीय और विजातीय को पहचानते हैं। तो ये तो थी सजातीय और विजातीय पहचानने का नियम कि किस प्रकार से सजातीय और विजातीय पहचानते हैं। अब मैं बतला रहा हूँ कि चिन्ह क्या होते हैं, चिन्हों का प्रयोग कैसे करना है समीकरण को हल करते समय। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि समझाना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं एग्जांपल ले लेकर के समझा रहा हूं ताकि आपको सारा चीज क्लियर हो जाए। तो चलिए हम समझते हैं चिन्हों के बारे में कि चिन्हों को किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूं कि चिन्हों का गुणा करने पे क्या प्राप्त होता है। अर्थात कहने का मतलब कि जब हम प्लस और प्लस को गुणा करेंगे तो क्या होगा, और माइनस को गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस और प्लस को गुणा करेंगे तो क्या होगा। तो ये चीज समझना भी जरूरी होता है क्योंकि ये सारे चीज होते हैं, बहुपद हो या किसी प्रकार के बहुपद हो या समीकरण को हल करना हो, इन सभी चीज को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें है क्योंकि इन सब चीज को
बारे में नहीं जानेंगे तो आप समीकरण को हल कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज दिया गया है प्लस गुने प्लस। अब प्लस को प्लस में गुना करिएगा तो प्लस होता है, ये चीज को ध्यान दीजिएगा। माइनस और माइनस को गुना करिएगा तो माइनस और माइनस को गुना करिएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस और माइनस को गुना करिएगा माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जब कभी भी दोनों प्लस रहेगा तो प्लस होगा, बाकी दोनों असमान रहेगा, प्लस एक तो माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, एक तो माइनस एक तो प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम समझ गए चिन्हों के बारे में कि चिन्हों का प्रयोग कैसे किया जाता है। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूं, दोनों प्लस प्लस रहेंगे तो प्लस होगा, यानी कि प्लस को प्लस में जब गुना करिएगा तो प्लस होता है, माइनस को माइनस में भी गुना करिएगा तो प्लस ही होगा, माइनस को माइनस में गुना करिएगा तो भी प्लस होगा, प्लस और माइनस गुना करिएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस को गुना करिएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से चिन्हों का गुना करने पे प्राप्त चिन्ह प्राप्त होता है। अब मैं बतला रहा हूं कि चिन्हों को जब एक साइड से दूसरे साइड लेकर के जाते हैं तो कैसे उसका मान बदलता है, किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे लिखा गया रहेगा प्लस और यहाँ पे दिया गया है बराबर, इस प्रकार से लिखा गया है, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे बराबर दिया गया है। अब क्या करना है, ये चिन्ह जो प्लस का है इधर आपको लेकर के आना है, चिन्ह को लेकर के नहीं जाया जाता है। हालांकि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अंक को लेकर के आ जाता है, तो अंक को लेकर के आएंगे तो अंक में ही आपको चिन्ह दिया गया रहता है। वो चिन्ह क्या होता है, जैसे लिखा है माइनस का 2, तो हम क्या कहेंगे माइनस को 2 को इधर जब लेकर के आएंगे, बराबर को इस साइड लेकर के आएंगे तो क्या होगा। अगर ये दिया गया प्लस का 2 तो प्लस का 2 है इधर लेकर के आइए तो क्या होगा। अगर ये दिया गया गुना का 2 तो इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा। यही लिखा रहेगा भाग है यहाँ पे 2 तो बराबर को इधर लेकर आएगा तो क्या होगा। तो ये चीज मैं कहने जा रहा हूं कि इसमें क्या ऐसे करने पे क्या होता है, यहाँ पे दिया प्लस और प्लस को बराबर को इधर लेकर के आना है तो क्या होता है। तो जब कभी भी प्लस दिया गया रहेगा इस साइड और बराबर को इस साइड लेकर के आएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब प्लस यहाँ पे दिया गया है इधर लेके आइएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर इधर माइनस दे ले है और इधर लेकर के इस साइड जाएंगे, पुनः इस साइड लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि दोनों चीज को ध्यान देना कि इधर रहेगा प्लस इधर लेकर के आइएगा तो माइनस, और इधर रहेगा माइनस इधर लेकर जाइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर इधर माइनस है इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अगर इधर गुना दिया गया है इधर लेकर के आएंगे तो भाग हो जाएगा, और भाग को बटा भी लिखा जाता है। इधर अगर भाग दिया गया है और इधर अगर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। फिर से समझिए क्या है, यदि इधर प्लस दिया गया है इधर लेकर आएंगे, बराबर के इस साइड लेकर के आएंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस दिया गया बराबर के इस साइड लेकर आएंगे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे गुना दिया गया अगर बराबर को इधर इसके लेकर आएंगे, गुना दिएगा तो भाग हो जाएगा, अगर भाग दिया गया है तो गुना हो जाएगा। तो इन प्रकार से चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो अब आसानी से आप समीकरण को हल कर सकते हैं। चलिए मैं बतला रहा हूँ कि किस प्रकार से समीकरण को हल करना है, यानी कि x का मान कैसे ज्ञात करना है। अब मैं आपको पहला प्रश्न हल करके बतला रहा हूं कि किस प्रकार से पहला प्रश्न को हल किया जाएगा। प्रश्न दिया गया है 2x प्लस का 5 और यहाँ पे बराबर दिया गया है 3x माइनस के 5 दिया गया है। इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पे जो भी प्रश्न दिए गए हैं, अब यहाँ पे देखिए सजातीय वाले को आपको एक तरफ करना पड़ेगा, तो सजातीय वाले को एक तरफ कर लीजिएगा, आसानी से आप इसका हल कर लेंगे। यानी कि सजातीय देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ 2x दिया गया है और यहाँ पे क्या दिया गया 3x दिया गया है। तो 2x और 3x एक जैसा है और यहाँ पे 5 और 5 दिया गया है, दोनों क्या एक जैसा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सजातीय को एक तरफ करेंगे। यानी कि सजातीय को एक तरफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे 3x दिया गया है यहाँ पे, तो 3x को या तो आप इधर लेकर के आएंगे और नहीं तो 2x को आपको इधर लेकर के आना पड़ेगा। यही दोनों काम करना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे करते क्या है, तो मैं यहाँ पे 3x को इस साइड लेकर के चले आता हूँ। तो यहाँ पे 2x तो पहले से दिया गया है, 3x यहाँ पे देखिए प्लस में 3x है। जब प्लस में 3x है तो हम क्या करेंगे, बराबर को इस साइड लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x होगा। क्योंकि पहले ही हम बता चुके हैं कि चिन्हों को किस प्रकार से बराबर को उस साइड ले जाने पर मान उसके परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से माइनस हो गया। अब यहाँ पे जो ये 5 बचा है, इस वाले 5 को आपको उठा करके इधर लाना पड़ेगा। तो 5 को जब इधर उठा करके लाएंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या दिया गया है, प्लस का 5 दिया गया है, इधर लेके आइएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस का 5 पहले से तो है ही, तो यहाँ पे माइनस का 5 पहले से, इसलिए यहाँ पे माइनस का 5 कर दिया गया है। और यहाँ पे प्लस का 5 इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। इस प्रकार से अब यहाँ पे इतना करने के बाद अब क्या करिएगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटाना क्यों है कि यहाँ पे
क्योंकि यहाँ पे आगे प्लस है और पीछे माइनस है, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस की क्रिया होता है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस की क्रिया होता है। तो हम क्या करेंगे, हटाएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, चिन्ह उसी का लिखा जाता है जिसका मान ज्यादा हो। तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस की क्रिया होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 2x में से x को घटा देना है। तो 2x में से x को घटाइएगा, कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। लेकिन चिन्ह उसी का लिखेगा जिसका मान ज्यादा हो। तो यहाँ पे मान किसका ज्यादा, माइनस का ज्यादा, इसलिए माइनस का x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, माइनस का 5 है और यहाँ भी माइनस का 5 है। तो अभी क्या बोले थे कि माइनस और माइनस क्रिया करने पे क्या होता है, प्लस होता है। इसीलिए मैंने सब कुछ पहले ही बतला दिया ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पे लिखिएगा प्लस, यहाँ पे कितना 10 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह उसी का होगा जिसका ज्यादा मान है। तो यहाँ पे ज्यादा मान तो दोनों नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मान माने माइनस का ही रखा जाएगा। तो माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ पे अब क्या करेगा, यहाँ पे माइनस और माइनस कट जाएगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ पे 10 हो गया। तो इस प्रकार से x का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। तो इस प्रकार से समीकरण को हल किया जाता है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करके बतला रहा हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करना है। सेकंड प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, 2x बटा 5 प्लस का 3x बटा 6 बराबर 20। यही प्रश्न, इसी को हल करना है, x का मान इसमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो दिए गए मान है, ये मान क्या है, भिन्न के रूप में है। भिन्न के रूप में क्या दिया गया, 2x बटा 5 और यहाँ पे प्लस का 3x बटा 6 दिया गया है। भिन्न के रूप में बराबर कितना है, 20 है। यही प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे, भिन्न ये जो दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे भिन्न का जोड़ में दिया गया है तो जोड़ बना लेंगे, घटाव में दिया है तो घटाव बना लेंगे, गुणा में दिया है तो गुणा बना लेंगे। यानी कि इसमें भिन्न को हटाने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए कैसे हटा जाएगा वो चीज सुनिए। यहाँ पे 5 और 6 का पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो 5 और 6 का एलसीएम 30 हो जाता है, क्योंकि 5 और 6 का लघुत्तम निकालने चाहिए, दोनों एक ही जैसा नहीं, इसलिए गुणा करेगा, 5 6 को 30 हो जाएगा। फिर आप भिन्न का जोड़ बनाना जानते होंगे, तो आप क्या करेंगे, ये जो लघुत्तम है, लघुत्तम को आपको हर से भाग देना पड़ता है। लघुत्तम को हर से भाग दीजिएगा तो लघुत्तम यहाँ पे कितना है, 30 और भाग दीजिए कितना से देना, 5 से। 5 को अब 30 से भाग देंगे तो 6 बार में कटेगा, और 6 जब जो भी भाग पड़ाएगा उसको अंश से गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पे अंश कितना, 2x है। यदि 6 को 2x से गुणा करिएगा तो 6 दूनी 12x हो जाएगा। इसी प्रकार से प्लस का चिन्ह प्लस कर दीजिएगा। फिर क्या करिएगा, ये हर 6 दिएगा, 6 में 30 से भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा, और 5 में आपको 3x से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 15x हो जाएगा। बराबर कितना जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 लेकर के चलिए आगे हल करिएगा। तो 12x और 15x दोनों एक जैसा है, यानी कि दोनों सजातीय हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो 12 और 15 को जोड़िए, कितना जाएगा, यहाँ पे 12 और 15 27 हो जाएगा। 27x बटा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस प्रकार से जब कभी भी दोनों भिन्न में दिया गया रहता है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पे दिया क्या गया, 20 दिया गया, तो 20 बटा में 1 कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, भिन्न के रूप में हो जाएगा। अब बटा 1 करने से इसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 20 में 1 से जब भाग देंगे तो 20 ही प्राप्त होगा। अर्थात हम करेंगे क्या, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे करते, जैसे मान लीजिए दिया गया रहेगा, जैसे दिया गया रहेगा a बटा b बराबर c बटा d दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, a को d में गुना करेंगे और b को c में गुना करेंगे। यानी कि a को d में गुना करेंगे तो ad हो जाएगा, b को c में गुना करेंगे तो bc हो जाएगा। इस प्रकार से तो जस्ट यही प्रक्रिया को क्या करना है, आपको यहाँ पे करना है। यानी कि 27x को 1 में गुना करिएगा तो 27x को 1 में गुना करने पे 27 हो जाएगा, और यहाँ पे 30 को 20 में गुना करिएगा तो 30 को 20 में गुना करने पे 600 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे हल करिएगा तो यहाँ पे लिखिएगा 27x बराबर का 30 में 6 से गुना, 30 में 20 से गुना करें तो 20 में 30 से गुना करने के बाद कितना, 3 गुना 6 में डबल जीरो यानी कि 600 हो गया। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ समझना है कि यहाँ पे किस प्रकार से किया जाएगा। तो ये जो दोनों दिए गए मान हैं, यहाँ पे 27x, यहाँ पे 27 को हम क्या कर, 27x को क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं 27 गुने x बराबर 60। यहाँ पे देखिए चिन्ह जो हो गया गुना का हो गया। अब गुना हो गया तो इधर अब अंक को लेकर करिएगा, एक तरफ करिएगा तो गुना से क्या होता है, भाग में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि हम लिखेंगे इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 60 बटा 27। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। चलिए अब बताते हैं थर्ड वाले प्रश्न को कि थर्ड वाला प्रश्न किस प्रकार से हल किया जाएगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 जो दिया गया है, लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स प्लस का 2 बराबर 3 इंटू एक्स माइनस का 3।
इस प्रकार से प्रश्न है। इसी को आपको करना क्या है, तो इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करिएगा, यहाँ पे जो ब्रैकेट में से बाहर दिए गए हैं, ये ब्रैकेट से बाहर देंगे, इसको क्या करना है, आपको मल्टीपल करना पड़ेगा। मल्टीपल कैसे करेंगे, यहाँ पे एक 2 को x में गुना करना पड़ेगा और फिर 2 को 2 में गुना करना पड़ेगा। इसी प्रकार से फिर 3 को यहाँ पे x में गुना करना पड़ेगा और 3 को 3 में गुना करना पड़ेगा। तो गुना कर लीजिए सबसे पहले, यानी 2x यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे 2 को 2 में गुना करिए 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे कितना 3x हो जाएगा और यहाँ पे 3 को 3 में गुना करिए तो 9 हो जाएगा। प्लस माइनस आपको ध्यान देना कि प्लस और प्लस गुना करने पे प्लस होता है और माइनस प्लस गुना करने पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे एक तो माइनस में आया, एक तो प्लस में, यहाँ माइनस में प्लस में, इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया। आगे इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब ये दोनों क्या है, ये कहीं जैसा सजातीय हैं, तो सजातीय वाले को एक तरफ कर लीजिए और ये दोनों जो अचर पद दिए गए ये भी क्या सजातीय, दोनों को एक तरफ करेंगे। यानी कि यहाँ पे 2x तो पहले से है ही, हम क्या करेंगे 3x को इधर लेके चले आएंगे। तो 3x प्लस में इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में 3x हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे माइनस का 9 है, इधर से प्लस का 4 है, तो बराबर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। क्योंकि बराबर में इधर आता है तो माइनस हो जाता है, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं। इसके बाद में आप क्या करिए, इसको घटाइएगा तो यहाँ पे माइनस का x हो जाएगा और यहाँ पे दोनों माइनस और माइनस जुड़ जाएगा तो 9 और 4 13 हो जाएगा, लेकिन लिखा जाएगा माइनस में 13, यानी ये माइनस और माइनस यहाँ कट जाएगा। इसीलिए यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर 13 इसका आंसर हो गया। यानी कि सेकंड वाले प्रश्न का आंसर क्या होगा, 13 हो गया। तो इस प्रकार से इसका हल कर लिए। अब चलिए 4 वाले प्रश्न को मैं हल करके बता रहा हूं कि 4 वाले प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा। दिया क्या गया है, यहाँ पे 9 × 3x प्लस का 5 बराबर 6 दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि ब्रैकेट से बाहर था 2, इसमें गुना किए, यहाँ पे ब्रैकेट से बाहर था 3, इसको गुना किए। तो उसी प्रकार से ब्रैकेट से बाहर 9 है, 9 को इन में गुना करिएगा, फिर इसके बाद में इसमें गुना करिएगा तो 9 3 यहाँ पे 27 हो जाएगा और x है तो x हो जाएगा, 27 x हो गया। इसके बाद प्लस दोनों के आगे है तो हम क्या करें, प्लस और प्लस को गुना करेंगे, प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 9 है, यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं तो प्लस है और यहाँ पे प्लस है, तो 9 5 45 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्या करिएगा, यहाँ पे देखिए ये कहीं जैसा 27x और इधर से x वाला मान है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे 45 को इधर सिर्फ लेकर के चले आएंगे, यानी कि 45 को बराबर से इधर लेकर चले आएंगे, क्या हो जाएगा, तो 27x और यहाँ पे बराबर का कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे प्लस का 45 माइनस का इधर आकर के क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 27x बराबर यहाँ पे 45 में से 6 को घटा दीजिए, तो 45 में से 6 को घटाएगा, 15 में से 6 घटेगा 9, यानी कि 39 हो जाएगा। यानी कि 27x बराबर कितना हो गया, 39 हो गया। 27x बराबर कितना हो गया, 39 हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए 27x जो दिया गया 27 गुने x दिया गया है, तो क्या करिएगा 27 गुने x दिया गया, इस प्रकार से लिखे 27 गुने x बराबर 39। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो अचर पद को अचर पद की तरफ करेंगे, यानी कि 27 को इधर लेकर आएंगे, ये दोनों गुना में है, इधर आकर के क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो हम लिखेंगे क्या, इसीलिए x बराबर 39 भागा क्या लिखेंगे, 27 लिखेंगे, या तो इसको हम डायरेक्टली बटा लिख देंगे, 39/27 लिख देंगे। इस प्रकार से इसका मान क्या आ गया, 39/27 आ गया। तो इस प्रकार से समीकरण को हल किया जाता है। अब बाकी आपको सेकेंड वाला प्रश्न, बाकी आपको लास्ट वाला प्रश्न 5 नंबर क्वेश्चन आपको खुद से करना है, क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन और 1 नंबर क्वेश्चन दोनों एक ही जैसा है और इसका मान आपको कमेंट बताना है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।